इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। पिछले 11 सालों में ये लगभग 8 गुना बढ़ा है। ये इंडिया की इकोनॉमिक ट्रेजेक्टरी के लिए एक बहुत बड़ा सक्सेस है। इस सक्सेस का एक बड़ा हिस्सा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज या ईएमएस प्लेयर्स से आया है। हमने इंडिया के ईएमएस प्लेयर्स को कई बार कवर किया है। हमने फॉक्सकॉन जैसे ग्लोबल प्लेयर्स को भी कवर किया है, लेकिन इनके ब्रॉड लेवल नंबर्स के अलावा हमने ईएमएस बिजनेस को गवर्न करने वाले छोटे छोटे डिटेल्स को पहले कवर नहीं किया है। फिलहाल इंडियन ईएमएस प्लेयर्स थोड़े चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। इंडिया का सबसे बड़ा ईएमएस प्लेयर डिक्सन इलेक्ट्रॉनिक्स शायद 2018 के बाद का सबसे बुरा साल एक्सपीरियंस कर रहा है। इसका कंपटीटर केन्स भी एक स्लो फेज से गुजर रहा है। लेकिन इस स्लो डाउन को कैसे देखना चाहिए? ईएमएस बिजनेस ऑपरेट करने में ढेर सारे छोटे छोटे डिटेल्स होते हैं। हम एक ही वीडियो में ये सब कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम स्पेस को एक और वीडियो में भी कवर करेंगे। आज के इस वीडियो में हम ईएमएस बिजनेस को ब्रीफ में समझेंगे। सबसे पहले हम ईएमएस बिजनेस का वैल्यू चेन में पोजीशन समझेंगे, फिर हम इस बिजनेस के ऑपरेशन समझेंगे, एंड में हम इस बिजनेस पे पीएलआई स्कीम का इम्पैक्ट भी समझेंगे। मैं हूं आपका होस्ट देव, आप देख रहे हैं मार्केट्स बाय ज़ीरोधा हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ईएमएस बिजनेसेस होते क्या हैं और ये इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के वैल्यू चेन में कहाँ होते हैं। ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री स्पेशलिस्ट्स का एक लंबा चेन होता है। इस चेन के स्टार्टिंग में होते हैं कंपोनेंट मेकर्स। यूएस और ताइवान में सेमीकंडक्टर चिप्स डिजाइन होते हैं और ये ताइवान, कोरिया और यूएस के कुछ बहुत बड़े फैसिलिटीज में मैन्युफैक्चर होते हैं। चाइना और कोरिया से डिस्प्लेज आते हैं और जापानीज फर्म्स कैपेसिटर्स और रेजिस्टर्स मैन्युफैक्चरिंग के लीडर्स हैं। बैटरीज, सेंसर्स, कैमरा मॉड्यूल्स, ये सब ईस्ट एशिया के अपने अपने स्पेशलाइज्ड इकोसिस्टम से आते हैं। इसी चेन के एंड में होते हैं कंज्यूमर फेसिंग ब्रांड्स जैसे एप्पल, सैमसंग, शाओमी या डेल। ये डिसाइड करते हैं कि प्रोडक्ट क्या होगा, ये कैसा दिखेगा, इसके फीचर्स क्या होंगे, इसका कॉस्ट क्या होगा और ये कहाँ सेल होगा। फिर आते हैं ईएमएस कंपनीज जो इस चेन के बीच में होते हैं। ईएमएस प्लेयर्स के पास इस बात का कोई कंट्रोल नहीं होता कि फोन कैसे बनेगा या कस्टमर्स को कैसे बेचा जाएगा। ये सेमीकंडक्टर चिप्स, कैमरा लेंसेज या कोई दूसरा क्रिटिकल फोन पार्ट भी नहीं बनाते। ईएमएस एक फिनिश्ड फोन लेता है और बहुत तेजी से और बहुत कम एरर्स के साथ उसके जैसे कई लाखों फुल्ली असेंबल फोन यूनिट्स बनाता है और फिर इन्हें ब्रांड्स तक शिप कर देता है। बेसिकली ये बिजनेस बहुत बड़े और कॉम्प्लेक्स फैक्ट्रीज को बहुत एफिशिएंटली चलाता है। एप्पल और फॉक्सकॉन इस रिलेशनशिप का सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल है। एप्पल ओईएम है और ये आईफोन्स के डिजाइन, फीचर्स और प्राइस सेट करता है। फॉक्सकॉन दुनिया का सबसे बड़ा ईएमएस फर्म है और ये एप्पल के डिसाइड किए हुए सप्लायर से क्रिटिकल पार्ट्स खरीदता है और फिर इन पार्ट्स को असेंबल करता है। लेकिन वैल्यू चेन के बीच में होने के अपने रिस्क होते हैं। ईएमएस कंपनीज के पास बहुत कम प्राइसिंग पावर होती है। आफ्टर ऑल, जो बड़े ब्रांड्स इन्हें कॉन्ट्रैक्ट देते हैं वो उन फोन्स के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज ओन करते हैं जिन्हें ईएमएस प्लेयर्स बस असेंबल करते हैं। ईएमएस प्लेयर्स के पास इस बात का भी कोई कंट्रोल नहीं होता कि वो पार्ट्स कहाँ से सोर्स करते हैं। इससे ईएमएस प्लेयर्स ओईएम्स और कंपोनेंट मेकर्स के कंपैरिजन में वैल्यू चेन का कितना हिस्सा कैप्चर कर सकते हैं, इस पे एक लिमिट लग जाता है। इनफैक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स जाइंट एसर के फाउंडर स्टैन शी ने ही इस आइडिया को सबसे पहले थियोराइज किया था। उन्होंने इसे स्माइल कर्व कहा था। ये पावर डायनामिक्स ईएमएस इंडस्ट्री का सबसे जरूरी फीचर होता है। हम आगे देखेंगे कि ये कैसे इस बिजनेस के काम करने के तरीके को और इसके मार्जिन्स को डिफाइन करता है। लेकिन भले ही ईएमएस बिजनेस का हर काम वैल्यू चेन के बीच में होता है, सारे ईएमएस प्लेयर्स के काम सेम नहीं होते। जब लोग ईएमएस के बारे में सोचते हैं तो वो हाई वॉल्यूम लो मिक्स मैन्युफैक्चरिंग सोचते हैं। यहाँ कई लाख स्मार्टफोन्स और लैपटॉप्स असेंबल होते हैं, लेकिन इनका प्रोडक्ट वैरायटी काफी लिमिटेड होता है। लेकिन इसी के ऑपोजिट एंड में होता है लो वॉल्यूम हाई मिक्स मैन्युफैक्चरिंग। इसमें ऑटोमोटिव सिस्टम्स, डिफेंस इक्विपमेंट, मेडिकल डिवाइसेस एटसेट्रा होते हैं। इस सेगमेंट में कम यूनिट सेल होते हैं, लेकिन इनमें ज्यादा प्रोडक्ट वैरायटी, लॉन्ग लाइफ साइकिल्स और बहुत ज्यादा सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स होते हैं। जैसे कार्डियक मॉनिटर्स की बात करें तो हर साल इसके कुछ हजार यूनिट्स ही बिकते हैं, लेकिन इसमें स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स भी होते हैं और इन्हें कई सालों तक बिना किसी प्रॉब्लम के काम करना होता है। और तो और कस्टमर्स इजीली सप्लायर्स भी नहीं बदल सकते, क्योंकि इससे रेगुलेटर्स के पास वापस रिक्वालिफाई करना होगा, जिसमें बहुत टाइम और पैसे लगते हैं। चलिए अब देखते हैं कि ये बिजनेसेस एक्चुअली काम कैसे करते हैं। ईएमएस रिलेशनशिप्स दो तरीकों से देखे जा सकते हैं, टर्नकी और कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट मॉडल में ओईएम कंपोनेंट्स ओन करता है। एप्पल चिप्स, स्क्रीन्स और बैटरीज खुद खरीदता है और इसे ईएमएस फैक्ट्री शिप करता है। ईएमएस कंपनी इन्हें असेंबल करती है और इसके बदले एक कन्वर्जन फीस लेती है।
इस मॉडल में ईएमएस कंपनी को कंपोनेंट प्राइसेस या इन्वेंट्री के बारे में ज़्यादा चिंता नहीं होती और इसका रिस्क भी कम हो जाता है। लेकिन इस मॉडल में मार्जिन्स भी कम होते हैं क्योंकि ईएमएस कंपनीज बस लेबर और इक्विपमेंट प्रोवाइड करती हैं। टर्नकी मॉडल में ईएमएस कंपनी एंड टू एंड पूरा प्रोसेस हैंडल करती है। ये सारे कंपोनेंट सोर्स करती है, अलग अलग सप्लायर्स के साथ रिलेशनशिप्स मेंटेन करती है और फाइनल प्रोडक्ट असेंबल करती है। इस मॉडल में ईएमएस प्लेयर सप्लायर रिस्क और इन्वेंट्री रिस्क दोनों से डील करता है, लेकिन इसके बदले इसे ज़्यादा प्रॉफिट्स मिल सकते हैं। इस मॉडल में ईएमएस प्लेयर मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ एक फाइनेंसिंग व्हीकल भी प्रोवाइड करता है और इस वैल्यू एडिशन के लिए इसे ज़्यादा पैसे भी मिलते हैं। ज़्यादातर इंडियन ईएमएस प्लेयर्स टर्नकी हैवी मॉडल पे ऑपरेट करते हैं। ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के लिए ईएमएस प्लेयर्स खुद ही सोर्सिंग और सप्लाई हैंडल करते हैं। ओईएम्स इसे क्रिटिकल पार्ट्स के लिए मदद करते हैं, लेकिन इस मॉडल में बहुत बड़ा रिस्क भी होता है। अगर कुछ टर्नकी पार्ट्स के प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो ये ईएमएस कंपनी का प्रॉब्लम होता है। अगर कोई क्रिटिकल पार्ट डिले हो जाता है तो पूरा का पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस रुक जाता है और अगर डिमांड अचानक कम हो जाती है तो कंपनी अनसोल्ड इन्वेंट्री और अनयूज्ड कैपेसिटी के साथ फंसी रहती है, जिसके लिए ये ऑलरेडी पे कर चुकी होती है। ये रिस्क्स उन दो मैट्रिक्स को बहुत अफेक्ट करते हैं जिस पे ईएमएस प्लेयर्स डिपेंड करते हैं, और वो है प्रॉफिट्स या इसकी कमी और वर्किंग कैपिटल। सबसे पहले प्रॉफिट से शुरुआत करते हैं। ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स में कंपोनेंट्स टोटल कॉस्ट का लगभग 70% होते हैं। ईएमएस कंपनीज यूजुअली इन पार्ट्स को खरीदती है और इन्हें कॉस्ट के आसपास ही पास ऑन कर देती है। ईएमएस कंपनीज बाकी 30% पे पैसे कमाती है, जिसमें असेंबली, टेस्टिंग, लॉजिस्टिक्स और एग्जीक्यूशन इंक्लूडेड होते हैं। अब हमें ये तो पता है कि ईएमएस प्लेयर्स के पास प्राइसिंग पावर नहीं होती, फिर भी उनके पास अगर कोई भी लेवरेज होता तो वो कंपटीशन के कारण खत्म हो जाता, क्योंकि ये काम बहुत इंटेंसिव तो होता है लेकिन ये काम आसानी से रेप्लिकेट भी किया जा सकता है। अगर एक कंपनी रिलायबली फोन्स असेंबल कर सकती है तो कोई दूसरी कंपनी भी इस असेंबली के प्रोसेस को सीख सकती है बिना किसी का आईपी चुराए। इसीलिए ईएमएस प्लेयर्स 2 to 4% के नेट मार्जिन के साथ फंसे रहते हैं। इससे एक जरूरी सवाल ये उठता है कि ईएमएस प्लेयर्स के पास पैसे बनाने के लिए कौन से लेवर्स होते हैं। इसके दो ब्रॉड आंसर्स हैं। पहला तरीका है स्केल। एब्सोल्यूट टर्म्स में 50,000 करोड़ रुपीस के रेवेन्यू पे 2% का मार्जिन 20,000 करोड़ रुपीस के रेवेन्यू पे सेम मार्जिन से बेटर है। तो इन कंपनीज के लिए चैलेंज रेवेन्यू स्केल करना होता है, लेकिन ईएमएस बिजनेस में इकोनॉमीज ऑफ स्केल बहुत स्ट्रांग होते हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? क्योंकि ईएमएस में फैक्ट्रीज, इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी जैसे हाई फिक्स्ड कॉस्ट होते हैं। मतलब कंपनी को ये कॉस्ट बियर करने ही पड़ते हैं, भले ही फैक्ट्री फुल कैपेसिटी पे ऑपरेट करे या चले ही नहीं। ये फिक्स्ड कॉस्ट हायर वॉल्यूम्स में फैल जाते हैं, जैसे यूनिट इकोनॉमिक्स इंप्रूव होती है, जैसे मार्जिन पर यूनिट। लेकिन जब वॉल्यूम कम होता है तो इसका रिवर्स भी होता है, और वो भी बहुत तेज। टर्नकी प्रोजेक्ट स्केल पे ऑपरेट करने से प्रोक्योरमेंट लेवरेज भी मिलता है। जो ईएमएस कंपनी मल्टीपल ब्रांड्स के लिए पार्ट्स खरीदती है वो सिंगल ब्रांड के लिए मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनी से बेहतर प्राइसेस नेगोशिएट कर सकती है। ये कनेक्टर्स और केबल्स जैसे लो वैल्यू कमोडिटी पार्ट्स के लिए एक एडवांटेज होता है, जिन्हें कई बड़े ईएमएस प्लेयर्स खुद ही मैन्युफैक्चर करते हैं। हमने ईएमएस प्लेयर्स का दूसरा लेवर ऑलरेडी मेंशन किया था, और वो है लो वॉल्यूम हाई मिक्स प्रोडक्ट्स में एंटर करना। फोन्स के लिए ईएमएस करना एआई सर्वर्स के लिए ईएमएस करने या कार्डियक मॉनिटर्स के लिए ईएमएस करने जितना ल्यूक्रेटिव नहीं होता। इन प्रोडक्ट्स को बनाना मुश्किल होता है, तो इन्हें रेप्लिकेट भी नहीं किया जा सकता, और इसमें कंपटीशन भी कम रहता है। ईएमएस बिजनेस में प्रॉफिट्स को बहुत अटेंशन दिया जाता है, लेकिन इसमें वर्किंग कैपिटल का भी एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। सोचो, किसी ईएमएस कंपनी को एक ऑर्डर मिलता है और ये इसे फुलफिल करने के लिए कंपोनेंट्स खरीदती है। इन कंपोनेंट्स के लिए टिपिकली 30 to 60 डेज में पेमेंट करना पड़ता है। ये कंपोनेंट्स प्रोडक्शन के दौरान फैक्ट्री में रखे जाते हैं, जिसमें कुछ हफ्ते लगते हैं। फिर फिनिश गुड्स कस्टमर को भेजे जाते हैं और कंपनी पेमेंट मिलने का वेट करती है। बड़े ओईएम्स टिपिकली प्रोडक्ट मिलने के 60 to 90 डेज में पेमेंट्स करते हैं। क्योंकि ईएमएस प्लेयर्स को जितनी जल्दी पैसे मिलते हैं उन्हें उससे जल्दी पेमेंट्स करने होते हैं, इनके कैश का एक बड़ा हिस्सा काफ़ी टाइम के लिए फंसा हुआ रहता है। इसीलिए ईएमएस प्लेयर्स को हमेशा कैश की ज़रूरत होती है। इससे ये प्लेयर्स जल्दी पेमेंट्स कर सकते हैं और इनके डेली ऑपरेशंस भी स्मूथ रहते हैं। इनफैक्ट ईएमएस प्लेयर्स ऐसे पेमेंट्स करने के लिए काफ़ी फ्रीक्वेंटली लोन्स भी लेते हैं। ईएमएस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें दो अलग अलग फर्म्स सेम मार्जिन्स रिपोर्ट कर सकते हैं। इन दोनों फर्म्स में वर्किंग कैपिटल एक बड़ा डिफरेंस हो सकता है। जो फर्म बेटर परफॉर्म करती है वो अपने सप्लायर से लंबे पेमेंट टर्म्स नेगोशिएट कर पाती है, अपने कस्टमर से जल्दी पेमेंट्स कलेक्ट करती है और इन्वेंट्री टाइट रखने के लिए प्लानिंग इंप्रूव करती है। ऐसी बार्गेनिंग पावर स्केल के साथ ही मिलती है,
जो छोटे ईएमएस प्लेयर्स के लिए एक चैलेंज होता है। वर्किंग कैपिटल ईएमएस बिजनेस के लिए कैसे एक मोट हो सकता है, इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज। इसने नेगेटिव वर्किंग कैपिटल साइकिल्स रिपोर्ट किए हैं। मतलब ये सप्लायर्स को पेमेंट्स करने के पहले अपने कस्टमर से पैसे कलेक्ट कर लेता है। ये इस इंडस्ट्री में काफ़ी रेयर है और ज़्यादातर इंडियन प्लेयर्स ऐसा करने के आसपास भी नहीं हैं। अब ये तो थे ईएमएस बिजनेस के इंटरनल ऑपरेशंस। चलिए अब इंडिया के ईएमएस एम्बिशंस देखते हैं। चाइना और वियतनाम से कंपेयर करें, जहां ईएमएस बहुत सक्सेसफुल है, तो इंडिया को हिस्टोरिकली कुछ बड़े डिसएडवांटेजेस से डील करना पड़ा है। जैसे हमारा लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर वीक और ज़्यादा महंगा है, हमारे इंटरेस्ट रेट्स भी हाई हैं, जिससे वर्किंग कैपिटल कॉस्ट बढ़ जाते हैं। हमारा कंपोनेंट इकोसिस्टम भी वीक है, ईएमएस प्लेयर्स को बहुत सारे पार्ट्स इंपोर्ट करने पड़ते हैं। लेकिन इंडिया का प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव या पीएलआई स्कीम इन चैलेंजेस से डायरेक्टली डील करता है। ये स्कीम मैन्युफैक्चरर्स को बेस ईयर से बढ़ते रेवेन्यू का 4 to 6% पे करता है, जिससे ईएमएस प्लेयर्स को अपने नॉर्मल मार्जिन से ज़्यादा भी एक सब्सिडी मिलता है। 2 to 3% के नेट मार्जिन कमाने वाली ईएमएस कंपनी के लिए 4 to 6% का इंसेंटिव ट्रांसफॉर्मेटिव था। अर्ली ईयर्स में इससे कंपनीज के प्रॉफिट्स डबल या इवन ट्रिपल हो जाते थे। इनफैक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर को सारे पीएलआई स्कीम के लिए एलिजिबल सेक्टर्स में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी दिया गया। सारे पीएलआई सेक्टर्स के लिए 23,000 करोड़ रुपीस से ज़्यादा पे किया गया था। फाइनेंशियल ईयर 25 में ही इसमें से लगभग 5,700 करोड़ रुपीस इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को मिला। इस अमाउंट का 98% बस 4 ईएमएस प्लेयर्स और एक ओईएम को मिला, फॉक्सकॉन, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, पेगाट्रॉन, डिक्सॉन और सैमसंग। इसका इम्पैक्ट तुरंत दिखा। जो कंपनीज पहले कॉशियस थे, उन्होंने बड़े एक्सपेंशंस अनाउंस किए। ग्लोबल ब्रांड्स जो इंडिया के बारे में श्योर नहीं थे, वो अब बड़े ऑर्डर्स प्लेस करने लगे। लेकिन पीएलआई एक टेम्पररी हेल्प है। फाइनेंशियल ईयर 26 में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंसेंटिव्स एक्सपायर हो जाएंगे। धीरे धीरे सब्सिडीज हटेंगे, लेकिन इंडस्ट्री के स्ट्रक्चरल इश्यूज नहीं जाएंगे। जिन कंपनीज ने पीएलआई विंडो का यूज स्केल बनाने, सप्लायर इकोसिस्टम डेवलप करने में और स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशंस बनाने में फोकस किया, उन कंपनीज को शायद ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना हो, लेकिन बाकियों को चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। पिछले साल एक 23,000 करोड़ रुपीस का पीएलआई स्कीम अनाउंस किया गया, जिसका फोकस इंडियन सप्लायर इकोसिस्टम बिल्ड करने में होगा। बेट ये है कि पिछले स्कीम ने जैसे असेंबली को मदद की, ये स्कीम कंपोनेंट्स को वैसे ही मदद करेगा। लेकिन ये कितना सक्सेसफुल होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि पीएलआई स्कीम सक्सेसफुल नहीं था। इनफैक्ट इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर शायद पीएलआई स्कीम का सबसे बड़ा सक्सेस था। इससे इन्वेस्टमेंट्स को बूस्ट मिला और इंडिया को इलेक्ट्रॉनिक्स में रेलेवेंट होने का मौका मिला। लेकिन ये स्कीम अकेले काफ़ी नहीं है। ये था इंडिया के ईएमएस इंडस्ट्री का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। हमने अभी तक ये कवर नहीं किया है कि ये इंडस्ट्री अपने लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के लिए क्या सोच रही है, क्योंकि इतना तो ऑब्वियस है कि ये इस टफ मिडिल पोजीशन में हमेशा के लिए फंसे नहीं रहना चाहेगी। हो सकता है कि ये वैल्यू चेन पे ऊपर बढ़ना चाहे। इस टॉपिक को भी हम कभी और कवर करेंगे। आपको क्या लगता है, इंडिया का ईएमएस इंडस्ट्री अपने पोजीशन को कैसे इंप्रूव कर सकता है? अपने व्यूज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।